नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए हम लोग जैसे कि छत्तीसगढ़ की क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे, आज उसी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभ्यारण्य और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सभी को हम बता दें, हम आप सभी को यूट्यूब पर एकदम बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को एकदम फ्री पढ़ा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा पूरे जितने भी छत्तीसगढ़ की क्लासेस है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उन जितने भी क्लास आप देख रहे हैं उनका सबका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा और उस टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। इसके अलावा अगर आप जाते हैं तो टेलीग्राम में सामर्थ्य एकेडमी करके आप अगर सर्च करते हैं तो आपको हमारा है ना टेलीग्राम वाला प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, हम लोग पढ़ने वाले हैं जी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। ये बेहद आसान टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसका जो अगला पार्ट आएगा वो आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित होगा, जहां पर हम लोग छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, मिश्रित, साल, सागौन जो वन हुए उनका नवीनतम आंकड़ा क्या है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास को देखना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बहुत जल्दी हम लोग ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे और आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में हम लोग एंटर करने वाले हैं, जहां पर जनजातियों को और छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर छत्तीसगढ़ का सबसे बेहद और सबसे खतरनाक टॉपिक छत्तीसगढ़ का इतिहास हम लोग उसके बाद में कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ आपको इसको लाइक और कमेंट साथ साथ शेयर करना भी नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान को। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि इसके बारे में हम लोग जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तब भी आपको इस टॉपिक को देखना चाहिए, क्योंकि आपका रिवीजन होने वाला है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की संख्या आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत बेहद आसान प्रश्न है, लेकिन याद रखना है, आसान चीजें भी कई बार एग्जाम में हमको परेशान करती है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे यहाँ, जिसमें से सबसे पहले आपको याद रखना है इंद्रावती। क्या याद रखेंगे? इंद्रावती नेशनल पार्क। दूसरा आपको याद रखना है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसके बाद आपको याद रखना है गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में आपको। इसके बाद तीसरा जो याद रखना है वो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। आपको ये 3 नेशनल पार्क याद रखने हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और 3 नेशनल पार्क को अगर आप याद रखते हैं तो आपको इनका जिला भी याद रखना है, जिसमें से आपको याद रखना है इंद्रावती जो नेशनल पार्क है ये हमारे यहाँ बीजापुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? बीजापुर में। तो आपको याद रखना है एक नेशनल पार्क यहाँ याद रख लिए बीजापुर जिले में। उसके बाद आपको डायरेक्ट चले जाना है कहाँ पर? ये 3 जिलों में विस्तार दिखाई देगा इस नेशनल पार्क का, है ना। दूसरा, इसके बाद में आपको डायरेक्ट आ जाना है कहाँ? बस्तर में। याद रखना है कुछ इस प्रकार से आपको, ऐसा आपको एक ठोक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, बीजापुर है ना, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर में 3 जिलों में विस्तार दिखाई देता है आपको गुरु घासीदास नेशनल पार्क का। इसके अलावा कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर में। इन तीनों को आपको याद रखना है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कोरिया, एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर में विस्तार दिखाई देता है आपको गुरु घासीदास नेशनल पार्क का। इसके अलावा कांगेर घाटी को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको याद रखना है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, जिला है बस्तर। अब इन तीनों को जैसे ही आप पढ़ते हैं तो इनके साथ साथ आपको इनका क्षेत्रफल भी ऐसे ही याद रखना चाहिए। इनके स्थापना का वर्ष आपको ऐसे ही याद रखना चाहिए, क्रम में, सीक्वेंस में आपको याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले इनकी स्थापना का वर्ष याद रखते हैं। स्थापना का वर्ष पढ़ते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थापना कब हुआ है अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है मेनली बेसिक प्रश्नों से ही यहाँ पर प्रश्न बनते हैं कि ये कौन से जिला में स्थित है, कौन पहला बना था, कौन आखिरी में बना था, किसकी स्थापना किस वर्ष में हुई है, मैच द फॉलोइंग, कहां पर कौन से प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यही यहां से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति है, नेचर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं किसकी स्थापना कब कब हुई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1978। क्या याद रखना है?
1978 याद रखना है। 1978 में स्थापना हुआ था किसका, आपको याद रखना है भैया, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1971 में आपको याद रखना है। जबकि गुरु घासीदास की अगर बात करते हैं तो आपको एक साल छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है, एक साल छोड़ देना है ना, सॉरी 78 है ना, 79 80 2 साल छोड़ देना है आपको। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, 1981 2 ईयर छोड़ करके, है ना, 79 और 80 को छोड़ देना है, 79 और 80 को छोड़ने के बाद में 81 में आपको याद रखना है किसको, 81 में आपको याद रखना है भैया गुरु घासीदास नेशनल पार्क को। तो 78 81 के जस्ट बाद अगले साल आपको याद रखना है 82 में कांगेर को, 1982। तो याद रखना है भैया स्थापना का वर्ष कब है, 1978 1981 1982। 3 वर्ष दिमाग में सेट होने चाहिए, 1978 1981 1982। ठीक है, ये 3 वर्ष आपको लगातार आपको याद होना चाहिए। जिला मैंने आपको बता दिया है किसका विस्तार किस जिले में आपको दिखाई देगा, कहां पर। अगर आपको बता दूं ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क का सर्वाधिक विस्तार अगर कोई किसी जिले में है तो वो है कोरिया जिले में। कहां पर है, कोरिया जिले में ज्यादातर विस्तार आपको दिखाई देता है, लेकिन इसको 3 जिले में आपको याद रखना है, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर जिले में। ठीक है, इसके अलावा अब बात आता है क्या, अब बात आता है भैया इनके क्षेत्रफल की। क्या बात आता है, क्षेत्रफल की। तो चलिए उसको भी हम लोग यहां पर कवर करते हैं। ठीक है, इनके क्षेत्रफल की बात आता है, क्षेत्रफल। चलिए अगला हेडिंग डाल देते हैं यहां पर, क्षेत्रफल। मेनली जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ना, वो प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि किसका स्थापना कब हुआ था, ये कौन से जिले में स्थित है, कौन से वन्यजीव यहां पर मिलते हैं, और साथ ही साथ इनका क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए अगर स्थापना को देख रहे हैं 1978 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा, पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा स्थापना के अकॉर्डिंग। अगर हम आगे बात करते हैं गुरु घासीदास तो ये सेकंड हो जाएगा, और कांगेर घाटी क्या हो जाएगा, आखिरी और तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान के क्रम में। ठीक है, अब इनकी क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो आपको याद रखना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की अगर आप क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है भैया 1258 वर्ग किलोमीटर, 1258 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1258 वर्ग किलोमीटर की याद रखना है इसका क्षेत्रफल। कहां पर है, तो ये आप याद रखेंगे भैया, ये है बीजापुर जिले में। कौन सा नेशनल पार्क है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। 1258 वर्ग किलोमीटर, 1978 में इसकी स्थापना। अब पहुंचते हैं कहां, अब पहुंचते हैं हम लोग गुरु घासीदास नेशनल पार्क में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो इसको आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूं, 14, देखिए इसके बाद में लिखना है, इसको उल्टा करके लिख देना 1441। ये मोटा मोटी है, एग्जैक्ट इसका कितना है, तो ये भैया 14 है ना, 1440.70 70। ठीक है, 1440.70 एकदम एग्जैक्ट है इसका, लेकिन आपको याद रखना है 1441। ऐसा याद रख लेंगे आपका काम बन जाने वाला है। ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये है 1441। तो ये हो गया इसके, है ना, वर्ग क्षेत्रफल में जो इनका दिया हुआ है, वर्ग किलोमीटर में इनका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये याद रखना 1258 1441। फिर कांगेर घाटी की अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे 200 वर्ग किलोमीटर में आपको दिखाई देता है इसका विस्तार, 200 वर्ग किलोमीटर में। अब देखिए, अब यहां से प्रश्न की प्रकृति क्या बनेगी। सबसे पहले हमारे यहां स्थापित राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। किस जिले में है, बीजापुर जिले में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का नाम किसके नाम पर किया गया है, इंद्रावती नदी के नाम पर किया गया है। ठीक है, यह प्रश्नों की प्रकृति है, इतने को आपको समझ के चलना है। क्षेत्रफल कितना है, 1258 वर्ग किलोमीटर में है। इसके अलावा सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है भैया कांगेर घाटी। सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बताएंगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, अकॉर्डिंग टू एरिया। ऐसे प्रश्नों को घुमा करके आपको पूछा जाएगा, चीजों को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक मैंने बता दिया। अब चलिए इनके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूं जो चीजें आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के पहले राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इंद्रावती, देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हमको देखना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में स्थापना। तो स्थापना मैंने आपको अभी अभी बताया है, क्या है स्थापना, क्या है 1978। जैसे ही आप देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। क्षेत्रफल
क्षेत्रफल कितना है तो 1258 वर्ग किलोमीटर में है। विस्तार आपको याद रखना है किसका, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का याद रखना है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती लिख दे रहा हूं तो यहां पर कोई गड़बड़ लग रहा है क्या जी, इसको चलो मैं तो लिख देता हूं, राष्ट्रीय उद्यान लिख देता हूं। राष्ट्रीय उद्यान कैसे जाना है आपको मैंने बताया ना, याद रखने के लिए कैसे आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर, फिर ऐसे ऊपर, फिर आपको ऐसे नीचे आना है, तीनों को आपको ऐसे कनेक्ट कर देना है एक त्रिभुज के आकार में, ठीक है। इससे आपको राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्थापित सभी राष्ट्रीय उद्यान को एक साथ याद रखने को ऐसे ही आप लोग एक त्रिभुज के फॉर्म में याद रख सकते हो। इंद्रावती के बारे में पढ़ रहे हैं, स्थापना कब हुआ है 1978 में, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपको दिखाई देता है। क्या, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नामकरण, नामकरण किसके ऊपर किया गया है, इंद्रावती नदी के नाम पर, इंद्रावती नदी के नाम पर, ठीक है। जिला कौन सा है तो जिला मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, बीजापुर जिले में आपको दिखाई देता है। याद रखेंगे किसके बारे में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इतनी बातों को आपको याद रखना है। इसके बीच से क्या होता है, नामकरण इंद्रावती नदी के नाम पर है इसलिए याद रखना है, इसके बीचों बीच प्रवाहित होती है कौन सी नदी, इसके बीचों बीच इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, याद रखना है। यह प्रश्न अभी पूछा गया है इसलिए मैं आपको ऐसी एज इट इज लिखवा दिया हूं, याद रखेंगे इस बात को अच्छे से। अब इसके अलावा आपको क्या प्रश्न पूछा जाता है, क्या इंद्रावती जो है प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर रिजर्व में सम्मिलित है, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, क्या प्रोजेक्ट टाइगर एक बात, और एक बात याद रखेंगे, टाइगर रिजर्व। क्या, टाइगर रिजर्व। देखते हैं ये दो अलग अलग बातें हैं, क्या क्या इसमें सम्मिलित है, क्या सम्मिलित नहीं है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बताइए इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित हुआ। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा ये टाइगर रिजर्व कब बना। तो आपको मैं बता दूं, टाइगर रिजर्व के लिए आपको केवल एक ईयर याद रखना है, जितने भी अभी आप पढ़ने वाले हैं 2009, अभी जो 3 आप पढ़ने वाले हैं, एक नवीनतम जो है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। याद रखेंगे अभी टाइगर रिजर्व के बारे में 2009, किसके बारे में याद रखेंगे, टाइगर रिजर्व के बारे में याद रखेंगे। 2009 में बन के तैयार हुआ है कौन, राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1983, कब, 1983 में याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर की घोषणा की गई थी। किसको, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को। इस बात को अपने दिमाग में बैठाना है। पहले 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में, फिर टाइगर रिजर्व में 2009 में सम्मिलित किया गया था किसको, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। यहां पर अगर आप बात करते हैं तो प्रदेश का एकमात्र गेम सेंचुरी आपको दिखाई देता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, एकमात्र गेम सेंचुरी जिसको कहा जाता है कुटरू गेम सेंचुरी। क्या कहते हैं, कुटरू गेम सेंचुरी। याद रखना है कहां पर स्थित है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बीजापुर जिले में है। इसको याद रखना है किसके बारे में, एकमात्र गेम सेंचुरी, याद रखेंगे। इसके अलावा यहां पर किस प्रकार के वन्यजीव मिलते हैं तो सबसे पहले बात भैया, अगर टाइगर है ना, वन्यजीव की अगर बात करते हैं, वन्यजीव अगर इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तो टाइगर तो मिलता ही होगा, टाइगर तो मिलता ही है। नॉर्मल सिंपल सी बात है, टाइगर यहां पर मिलता है, बाघ यहां पर मिलता है। आप इसको नॉर्मल से इजी वे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा भैया आपको, है ना, उड़न गिलहरी, जंगली सुअर, बारहसिंगा, चीता, है ना, ये सभी आपको दिखाई देते हैं। कहां पर, चीता दिखाई देता है, चीता, बारहसिंगा, है ना, इस प्रकार के जीव आपको दिखाई देते हैं। कहां पर, यहां पर। आपको टाइगर को याद रखना है मेनली, कहाँ किसके लिए आपको याद रखना है भैया, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के लिए। इतनी बातें आपको याद रखना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। आगे मैं आपको बताता हूं, अगला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनकी क्या क्या विशेषता है। तो अगला राष्ट्रीय उद्यान हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, याद रखेंगे, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इसके बारे में आपको याद रखना है। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं
तो आपको पता होना चाहिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों को मिला करके टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। आपको इस बात को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको देखना है कि इसकी स्थापना कब हुई है। स्थापना कब हुआ है भैया? तो आपको मैंने बताया था 1981 में, ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा आपको इसका क्षेत्रफल याद रखना है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल एग्जैक्ट क्षेत्रफल यहाँ पर पहले लिखवा दे रहा हूँ, 1440.70 है ना वर्ग किलोमीटर में आपको दिखाई देता है। लेकिन जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है ना, याद रखेंगे 1441 मोटा मोटी आपको याद रख लेना है। किसके बारे में? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसका पूर्व नाम, क्या नाम? पूर्व नाम आपसे पूछा जाएगा, पूर्व नाम क्या था इसका? तो आपको मैं बता दूं, इसका पूर्व नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था इसका? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका पूर्व नाम था। यह भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। अगर आप बात करते हैं ये किस जिले में है, तो इसका विस्तार आपको 3 जिलों में दिखाई देता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कोरिया, मुख्यतः याद रखेंगे कोरिया। कोरिया के बाद आपको याद रखना है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर। इसके अलावा आपको जो याद रखना है कौन सा जिला है? सूरजपुर। क्या है? सूरजपुर जिला याद रखेंगे। ये 3 जिलों में आपको विस्तार दिखाई देता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, इतना याद रखना है। अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भैया? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। किसके बारे में? गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर किस प्रकार के वन्यजीव मिलते हैं। इसके अलावा आपको याद रखने की जरूरत है यहाँ पर कौन कौन से है ना वन्यजीव के साथ साथ यहाँ पर क्या और विशेषताएं हैं इसके बारे में। तो चलिए इसके बारे में आपको पहले वन्यजीव के बारे में याद रखते हैं। वन्यजीव, वन्यजीव, तो वन्यजीव की अगर बात करते हैं आप गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की, सॉरी नेशनल पार्क की, तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाई देते हैं? सबसे पहले बात यहाँ पर नीलगाय, क्या याद रखेंगे? नीलगाय। नीलगाय के अलावा आपको क्या याद रखना है? बाघ, नीलगाय, बाघ, ये 2 आपने याद रख लिया मुख्यतः। नीलगाय, बाघ आपने याद रख लिया। इसके अलावा आपको तेंदुआ, सांभर आदि भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तेंदुआ, सांभर भी यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, याद रखना है। तेंदुआ, सांभर जैसे वन्यजीव आपको दिखाई देते हैं इस क्षेत्र में। यहाँ पर कुछ नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उन्हीं पर आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं कुछ वाटरफॉल, जलप्रपात। तो आपको पूछा जाएगा जलप्रपात, तो यहाँ पर नीलकंठ, नीलकंठ और च्यूल जलप्रपात, कौन सा? च्यूल जलप्रपात आपको याद रखना है, ठीक है। जलप्रपात, 2 वाटरफॉल याद रखना है, नीलकंठ और च्यूल जलप्रपात। इसके अलावा मैंने बताया आपको छत्तीसगढ़ का नवीनतम टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ का नवीनतम टाइगर रिजर्व है भैया, नवीनतम टाइगर रिजर्व। और याद रखना है छत्तीसगढ़ का 4th है ना, 4th टाइगर रिजर्व है, याद रखेंगे 4th नंबर का है। ये कौन कौन सा है? तो याद रखना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ गुरु घासीदास है ना नेशनल पार्क। ऐसा लिखेंगे तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में व्हाट्सएप टाइप का हो जाएगा, है नहीं। तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क प्लस तमोर पिंगला, ये दोनों को मिला करके बनाया गया है, याद रखेंगे एक साथ। इसको मैं बाद में अलग से बताऊंगा, ठीक है।
अभी आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूं कि हमारे यहाँ का 4th जो बना है उसमें शामिल है कौन सा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। आगे क्लास में अभी इसको और एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको केवल याद रखना है नेशनल पार्क के बारे में इतनी चीज़ों को। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है यहीं पर एक गुफा दिखाई देता है जो एग्जाम में पूछा गया गुफा है गागी रानी गुफा। कौन सी गुफा है, गागी रानी गुफा। गुफा यहां पर एक केव है, बता देता हूं, गुफा गांगी रानी गुफा किस नेशनल पार्क में मिलता है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के अंतर्गत आपको दिखाई देता है। याद रखना है गागी रानी गुफा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। दर्शनीय स्थल वगैरह मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, आमापानी वगैरह को, गोपद वगैरह के है ना बारे में जो आप पढ़ते हैं, इतना ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना ही आपको याद रखना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आगे हम देखते हैं, है ना, अगला क्या देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं एक और राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रदेश का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको याद रखना है। तो चलिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी स्थापना या गठन कब हुआ था, तो स्थापना हम लोग देखते हैं कांगेर घाटी के बारे में। तो मैंने अभी बताया आपको 1982 में, 1978, 81, 82, 78, 81, 82, 78, 81, 82। क्षेत्रफल 1258, 1441 और 200, 1258, 1441 और 200। ऐसे ही आपको बार बार बोलना है और ऐसे ही मेरी तरीके से आपको याद रखना है। जिला कौन सा है, तो जिला है भैया बस्तर जिला, एक जिला तो लिख दे रहे हैं जिला है करके, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर में आपको दिखाई देता है इसका विस्तार। साथ ही साथ आपको इसी के साथ आपको क्या लिखना है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा, है ना, राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही साथ एक और बात याद रखना है, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान। प्रदेश के नवीनतम ना, देश का नहीं भैया, प्रदेश का, प्रदेश का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, आपको याद रखना है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, 200 वर्ग किलोमीटर, बस्तर जिला, 1982। इसके अलावा आपको क्या याद रखना होता है, इसके अलावा आपको याद रखना है भैया कि स्थापना कब हुई है, 1982 में। इसका डेट भी एक बार एग्जाम में सीजीपीएससी में पूछा गया था, क्या है, 22 जुलाई के दिन, 22 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था, ऐसा उसमें आपको पूछा गया था। ईयर भी और डेट भी आपको पूछा गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखेंगे बस्तर जिले में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, 200 वर्ग किलोमीटर, और इसका नाम जो किया गया है, नामकरण, तो याद रखना है इसके लिए इसका नामकरण किया गया कांगेर नदी के नाम पर। किसके नाम पर, कांगेर नदी। कांगेर नदी जैसे कि इंद्रावती नदी जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच बहती है, उसी प्रकार से कांगेर नदी जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच प्रवाहित होती है। और इसी कांगेर नदी की सहायक नदी है कौन सी, सहायक नदी है मुनगा बहार, और मुनगा बहार पर स्थित है तीरथगढ़ वाटरफॉल। याद रखेंगे तीरथगढ़ वाटरफॉल आपको दिखाई देता है इसी के अंतर्गत। तो मैं यहां पर जो लिख रहा हूं इस बात को याद रखेंगे, कांगेर की सहायक मुनगा बहार, और इस नदी पर क्या स्थित है, तीरथगढ़ वाटरफॉल, तीरथगढ़ वाटरफॉल। तो तीरथगढ़ वाटरफॉल दिखाई देता है आपको कहां पर, आपको दिखाई देता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वाले क्षेत्र में। इसके अलावा मैं बता देता हूं यहीं पर आपको दिखाई देता है भैंसा दरहा। क्या दिखाई देता है, भैंसा दरहा। और भैंसा दरहा जब आपको दिखाई देता है तो आपको याद रखना है भैंसा दरहा यहां पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। संरक्षण याद रखेंगे, मगरमच्छों का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जा रहा है कहां पर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र में। क्या मिलता है, भैंसा दरहा मिलता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आप अगर वन्य जीव की बात करते हैं, वन्य जीव,
तो वन्य जीव में आपको हम बता दें, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देता है भैया, है ना, पहाड़ी मैना, जो कि छत्तीसगढ़ की क्या है, राजकीय पक्षी है। याद रखना है, पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी, और साथ ही साथ आपको दिखाई देता है रिसस बंदर। क्या दिखाई देते हैं, रिसस बंदर दिखाई देते हैं। ये वही रिसस बंदर है जिन पर प्रयोग किया गया था, है ना, RH फैक्टर की, आप पढ़ते हैं ना, ये वही रिसस बंदर है। याद रखना है, कहाँ पर दिखाई देता है, दिखाई देता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। इसके अलावा आपको इस क्षेत्र में अगर कोई आप देखेंगे तो एक केव दिखाई देता है, एक गुफा दिखाई देता है। जब मैं जिला प्रदर्शन पढ़ाता हूँ तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ, तो बताता हूँ। यहाँ पर एक गुफा दिखाई देता है इस क्षेत्र में, गुफा, उस गुफा को कहते हैं कुटुम्बसर की गुफा। क्या कहते हैं, कुटुम्बसर की गुफा। और कुटुम्बसर की गुफा के अंतर्गत आपको एक अंधी मछली दिखाई देती है। अंधी मछली, इसको कहते हैं कैपियोला शंकराई मछली। क्या कहते हैं, शंकराई फिश कहते हैं, कैपियोला शंकराई फिश कहते हैं, शंकराई, क्योंकि प्रोफेसर शंकर तिवारी ने इस मछली को इस गुफा के अंतर्गत खोजा था, साथ ही साथ इस गुफा की भी खोज उन्होंने किया था, इसलिए कहते हैं कैपियोला शंकराई फिश। किसको, इस कुटुम्बसर गुफा के अंतर्गत दिखाई देने वाले फिश को। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक और विशेष फैक्ट याद रखना है, 1982 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि, है ना, क्या था जी, हमारे यहाँ घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि अभी वर्तमान में अब नहीं है, वर्तमान में नहीं है ना, वर्तमान में अब नहीं है, वर्तमान में नहीं है, इस बात को भी आपको याद रखना है। घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व 1982 वाले ईयर में, याद रखेंगे। ये भी एक बार CGPSC ने पूछ लिया था, 1982 से लेकर के 85 के बीच में एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, नहीं है। याद रखेंगे, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में आप पढ़ते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है, घोषित किया गया था, बना नहीं था। अतिशयोक्तिपूर्ण बात है, इतनी बात को आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या, छत्तीसगढ़ में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में। तो वन्यजीव अभयारण्य के बारे में अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए भैया मैप। क्या चाहिए, मैप। तो चलिए मैं मैप ले आता हूं, देखिए अच्छे से देखेंगे इसको, और इसके बारे में थोड़ा सा अब लिखते हुए स्पीडली हम लोग चलेंगे चीज़ों को, क्योंकि मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपके लिए आसान टॉपिक है, लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये मान के पढ़ाता हूँ कि भैया जो पहली बार भी देख रहे हैं ना, उनको भी अच्छे से चीज़ें समझ में आए, ऐसा मेरा हमेशा मानना होता है, ऐसा मैं हमेशा मान करके चलता हूँ, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग प्रदेश में क्या वन्यजीव अभयारण्य की। वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ प्रदेश में कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य है। कितने हैं, 11 अभयारण्य, ठीक है, याद रखेंगे। 11 अभयारण्य, 3 राष्ट्रीय उद्यान और 4 टाइगर रिजर्व। क्या है, 4 टाइगर रिजर्व। संख्या भी आपको ऐसे याद रखना है, 4 टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो चलिए अब सबके बारे में मैं नामकरण करवा देता हूं आप सभी को, क्या क्या है, कैसा कैसा है। तो सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है प्रदेश के पहले, है ना, वन्यजीव अभयारण्य से। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जिला कौन सा है, धमतरी। कौन सा जिला है, धमतरी। इसी धमतरी जिले में आपको याद रखना है सबसे पहला वर्ष 1974, याद रखेंगे। वर्ष 1974 में आपको दिखाई देगा प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य। का सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य आपको याद रखना है, बता दे रहे हैं, जिला है धमतरी, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। सीता नदी सेंचुरी की बात कर रहे हैं, एस लिख दे रहा हूं। सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य कहां पर दिखाई देता है, ये है भैया जिला। जिला को मैं यहां पर ऐसे डिनोट करते चलूंगा, आपको ऐसे ही आपको याद रखते चलना है, जिला है धमतरी, प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य। साथ ही साथ में अगर जगह बनता है तो मैं अब इनके क्षेत्रफल को भी लिखते चलता हूं। ये नीचे जो हम लोग सेंचुरी लिख रहे हैं इसको मिटा देते हैं, क्योंकि सेंचुरी के बारे में पढ़े तो हम लोग नहीं लिखते हैं। याद रखना है 559 वर्ग किलोमीटर में आपको दिखाई देता है
इसका विस्तार, किसका विस्तार? सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, जिला धमतरी, प्रदेश का पहला अभ्यारण्य याद रखेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप लोग 74 पढ़ते हैं, 74 के बाद आपको 75 में जाना है, और 75 में आपको क्या करना है? 75 में आपको 3 याद रखने हैं। 75 में आपको 3 याद रखने हैं। 75 में कौन कौन से आपको याद रखने होते हैं? तो एक तो आपको याद रखना होता है 75 में बादल खोल, एक तो आपको याद रखना है गोमर्डा, और एक आपको याद रखना है अचानक मार या अचानक मार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे भैया, ये आपको दिखाई देता है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आपको सबसे पहले याद रखना है यहां पर गोमर्डा अभ्यारण्य। क्या? गोमर्डा। ईयर क्या है? 1975। 1975 में 3। ठीक है, 1974 में आपने देखा 1, 1975 में आप लोग देख रहे हैं 3। अब वो 3 कौन कौन से हैं? गोमर्डा। गोमर्डा जब अगर आप देखते हैं, पहले आप लोग देखते थे तो इसको रायगढ़ जिले में पढ़ते थे, सोन कुत्ता मिलता है, ऐसा करके आप लोग पढ़ते होंगे। 1975 में गोमर्डा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आपको याद रखना है ये आ गया है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला है, याद रखेंगे। इसके अलावा ये क्या है? ये है जसपुर जिला। यहां पर आपको दिखाई देता है बादल खोल। क्या? बादल खोल दिखाई देता है। ये भी बना है कब? 1975 में बना है, याद रखेंगे 1975 में जसपुर जिला में। प्रदेश का सबसे छोटा, है ना, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है? बादल खोल। अभी मैं बताऊंगा इनका क्षेत्रफल कितना है, क्या है, कैसा देखेंगे, 105 है कि 106 है, आपको अभी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, याद रखना है बादल खोल वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा आप लोग देखते हैं कौन सा जिला? आप लोग देखते हैं मुंगेली जिला। कौन सा जिला? मुंगेली जिला देखते हैं। ये है आपका मुंगेली जिला, और मुंगेली जिला में आपको दिखाई देता है क्या? अचानक मार, अचानक मार या अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी कब बन के तैयार हुआ है? 1975 में, याद रखना है, बन के तैयार हुआ था। ये 75 में 3 आपको याद रखने हैं। अब इनके क्षेत्रफल की बात आती है, इनके क्षेत्रफल को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको गोमर्डा याद रखना है, फिर उसके बाद में बादल खोल याद रखना है, फिर आपको याद रखना है अचानक कमार। क्या रखना है? अचानक कमार। अब तीनों का आपको क्षेत्रफल याद रखना है। बादल खोल सबसे छोटा है, सब कोई इसको याद रखते हैं, 105 वर्ग किलोमीटर, जबकि गोमर्डा जो है 278 वर्ग किलोमीटर, साथ ही साथ 552 वर्ग किलोमीटर के साथ आपको याद रखना है अचानक कमार। तो 552 क्या है? अचानक कमार। ठीक है, बादल खोल 105 और गोमर्डा कितना है? 278। कितना है? 278 आपको याद रखना है इसके लिए। 278, 105, 552। ठीक है, इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। ये हुए आपके 4 अभ्यारण्य कंप्लीट हुए। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपने देखा 74, आपने देख लिया 75। इसके बाद आपको 76 में केवल एक याद रखना है। 76 में केवल एक याद रखना है, और वो याद रखना है कहां पर? महासमुंद। और महासमुंद नहीं जी, ठीक है, पहले महासमुंद पढ़ते थे, अब आपको कहां पे याद रखना है? अब आपको इसको याद रखने की जरूरत है बलौदाबाजार जिले में। कहां पर? बलौदाबाजार जिले में आपको याद रखना है। और वो क्या है? तो आपको याद रखना है भैया बारनवापारा। बारनवापारा, बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ईयर क्या बोला मैंने? 1976। क्या बोला मैंने जी? 1976, 1976 में आपको याद रखना है बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या याद रखना है? बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य 1976 आपको याद रखना है। अब इसका क्षेत्रफल आपको याद रखने की जरूरत है। बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य की क्या है इसका क्षेत्रफल? 245। क्या है भैया? 245, 245 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपके हो गए टोटल कितने जी? तो टोटल हो गए 5। अब हमको बनना है तो यहां पर लिख देता हूं 1976 में 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं 1976। आपको 1976 के बाद में डायरेक्ट बढ़ना है 1978 की तरफ। आपको 1978 में याद रखना है कौन कितने वन्यजीव अभ्यारण्य जी? तो आपको 1978 में याद रखने हैं, एक तो सेमरसोत और दूसरा आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है तमोर पिंगला। तो 2 याद रखने हैं आपको, सेमरसोत और तमोर पिंगला। चलिए लिखते हैं सेमरसोत और तमोर पिंगला को। तो ये आप देखेंगे भैया सूरजपुर है और ये है बलरामपुर। बलरामपुर में आपको याद रखना है सेमरसोत। क्या याद रखेंगे? सेमरसोत। जबकि आपको यहां पर क्या याद रखना है? सूरजपुर में तमोर पिंगला। क्या याद रखना है? तमोर
पिंगला, अच्छे से आपको याद रखना है, तमोर पिंगला अभयारण्य। तो 1978 में बनकर तैयार हुए हैं ये दोनों, 1978 1978 दोनों का क्षेत्रफल याद रखना है आपको। तो सेमरसोत का कितना है, तो सेमरसोत का आपको पता होना चाहिए 430, जबकि अगर आपको पूछे तमोर पिंगला की तो आप बताएंगे 608 वर्ग किलोमीटर। कितना, 608 वर्ग किलोमीटर, 608 वर्ग किलोमीटर। और ये क्या है सेमरसोत, ये है भैया 430 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 430 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रख लेंगे इतने को। फिर इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि तमोर पिंगला प्रदेश का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा बादल खोल। क्या हो जाएगा, बादल खोल, जो कि जसपुर जिले में आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपने यहां पर देखा क्या, 1978 में आपने देखा 2 वन्य जीव अभयारण्य। तो 4, 5, 6, 7 आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपके लिए बचता है केवल 4। तो 1983 की ओर अब आगे बढ़ेंगे। 1983 में आपको दिखाई देगा 3 वन्यजीव अभयारण्य। कितने, 3। सबसे पहले आपको याद रखना है ये है गरियाबंद। गरियाबंद में आपको 1 याद रखना है। इसके अलावा बीजापुर में आपको 2 याद रखना है वन्यजीव अभयारण्य। एक इधर लिख लेना है, एक इधर लिख लेना है। एक का नाम है भैरमगढ़, क्या नाम है, भैरमगढ़, है ना। और एक का नाम है पामेड़, क्या है, पामेड़। और एक जो आप देख पा रहे हैं गरियाबंद में, इसको कहते हैं उदंती। क्या कहते हैं जी, उदंती। याद रखना है वन्यजीव अभयारण्य। तो 3 हो जाएगा भैया यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य 1983 में। तो 1983 यहाँ पर लिख लीजिए, 1983। ठीक है, 1983 की बात कर रहे हैं। तो ईयर वाइज जब याद रखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होती है। 1983 में 3। अब इनके क्षेत्रफल की बात है तो सबसे पहले आपको भैरमगढ़, पामेड़, भैरमगढ़ और पामेड़ की बात करते हैं तो आपको भैरमगढ़ का क्षेत्रफल दिखाई देता है 139 वर्ग किलोमीटर और पामेड़ का 265 वर्ग किलोमीटर, और साथ ही साथ आपको उदंती का दिखाई देता है 230 वर्ग किलोमीटर। 230 क्या है भैया, ये है उदंती का। इसके अलावा आप लोग देखते हैं पामेड़ का कितना है, 265। कितना है, 265 आपको दिखाई देता है पामेड़ का, जबकि भैरमगढ़ का है 139। कितना है, 139 वर्ग किलोमीटर। येलो कलर में मैं इनके क्षेत्रफल को डिनोट कर रहा हूं, जबकि इनके ईयर को और इनके नाम को मैं जो है ऑरेंज कलर में यहां पर डिनोट करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपने देख लिया क्या, 1983 कितने देखा आपने यहां पर 3, तो 7 3 10 हो गया। अब आपके पास अगर अभयारण्य की संख्या 11 है तो एक ही बच जाता है, और वो कौन सा है, तो आप सब बहुत अच्छे से जान रहे हैं। वो आपको दिखाई देगा कहां पर, वो आपको दिखाई देगा भैया कवर्धा जिले में। कवर्धा जिले में आपको दिखाई देने वाला है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है भोरम देव। क्या नाम है, भोरम देव अभयारण्य। और ये कब बनकर तैयार हुआ, तो आप सभी को पता है भोरम देव अभयारण्य बनकर तैयार हुआ है वर्ष 2001 में। क्षेत्रफल की अगर आप बात करते हैं भोरम देव अभयारण्य की, अगर आप क्षेत्रफल की बात करते हैं जो कि 2001 में बनकर तैयार हुआ है 163 वर्ग किलोमीटर। क्या, 163 वर्ग किलोमीटर में आपको दिखाई देता है भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्ष 2001 और नंबर कितना है, 1। तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को आसानी से याद रख पाते हैं और आप पढ़ पाते हैं। अब इनकी विशेषताओं के बारे में अगर मैं बात करूं, एक एक को अगर आप मैं लिखवाने जाऊं तो है ना टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूं इन सभी के बारे में जो प्रश्न बनेगा। सबसे पहले प्रश्न जो बनता है मैं उन्हीं पर चर्चा कर देता हूं। साथ ही साथ यहां पर कौन कौन से ऐसे वन्यजीव अभयारण्य जो प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व में शामिल हैं, इनको भी मैं अभी आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, अभयारण्य वालों की बात कर रहा हूं ना मैं, अभयारण्य में, अभयारण्य। साथ ही आपको याद रखना है टाइगर रिजर्व। क्या है, टाइगर रिजर्व याद रखेंगे, टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर में क्या शामिल है, प्रोजेक्ट टाइगर में क्या शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना है 1983 में इंद्रावती जो शामिल था वो राष्ट्रीय उद्यान था, उसको अब हम लोग अलग कर रहे हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं अभयारण्य के बारे में। तो अभयारण्य के बारे में आपको 2 ही ईयर याद रखने हैं। सबसे पहली बात तो आपको ईयर के लिए बता देते हैं, 2006, दोनों के लिए 2006 याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। ठीक है, और टाइगर रिजर्व के लिए क्या याद रखना है, टाइगर रिजर्व के लिए आपको याद रखना है 2009। जैसे कि मैंने वहां पर भी बताया था 2009, यहां पर भी आपको याद रखना है 2009। तो देखेंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में सब शामिल हुआ
कौन, सीता नदी प्लस क्या देखेंगे जी, उदंती, एक साथ शामिल हुआ था 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में। साथ ही दोनों एक साथ 2009 में किसमें शामिल हुए थे, टाइगर रिजर्व में। सीता नदी और उदंती ही एक साथ शामिल हुए थे। सीता नदी जबकि आपको पता है कहाँ पर है, ये स्थित है भैया धमतरी जिले में, और ये कहाँ पर स्थित है, ये गरियाबंद जिले में स्थित है, आपको पता है। 2006 में आपको अगर दिखाई देगा तो आप देखते होंगे एक अभ्यारण्य जो कि मुंगेली जिले में पड़ते हैं, अचांग कमार, ये आपको याद रखना है 2006 में बना था। साथ ही ये टाइगर रिजर्व का बना था 2009 में। याद रखेंगे, ठीक है, इतनी बातों को याद रखेंगे। अब इन सभी के बारे में आगे जो अगली क्लास होगा उसमें मैं डिटेल करूंगा, और वनों के जो नवीनतम आंकड़े हैं उसको मैं वहां पर आपके साथ चर्चा करूंगा, वरना एक क्लास का लेंथ लंबा हो जाता है, बताते बताते टाइम लगता है। हो सकता है कई लोग ये बोल सकते हैं सर इसको तो हम लोग बहुत 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। आप लोग पढ़ लेते होंगे, बहादुर लोग हैं, लेकिन मुझको सबको लेकर के चलना होता है, सबको बताना होता है, सबको सिखाना होता है, और सबको लेकर के चलने वाला ही एक अच्छा टीचर होता है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए भैया अगली क्लास में बढ़ेंगे। इस क्लास में हमने राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर हमारे यहाँ के जितने वन्यजीव अभ्यारण्य थे उनके ईयर गठन पर, उनके क्षेत्रफल हमने चर्चा किया है। अगली क्लास में मैं इन वन्यजीव अभ्यारण्य के विशेषताओं पर चर्चा करूंगा, और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो वनों के नवीनतम आंकड़े हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।